आया होगा। सो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कर रहे हैं आपके पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, जो है आपका कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, वेदर इट इज इंटरनल, माइक्रो, मैक्रो, और फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को थोड़ा डिटेल में। उसके अंदर हम समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेरो जून 2022 विद AIR। सो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, की बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो पहले समझते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। देखिए, आपको कुछ चाहिए, यू नीड समथिंग, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप उसको परचेज करने के लिए जाएंगे। सो यू आर द कस्टमर हेयर, ठीक है। आप किससे परचेज करने के लिए जाएंगे, किसी शॉपकीपर से। तो जो आपको सामान देगा वो होगा शॉपकीपर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, परचेज। शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है समथिंग। तो दिस इज बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका गुड्स एज वेल एज सर्विसेज यहाँ पे इन्वॉल्व होती थे। तो बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस का सिंपल मीनिंग है खरीदना और बेचना, ठीक है, खरीदना और बेचना। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस। अभी आएगा एनवायरमेंट क्या है। सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग्स एंड अफेक्ट द टोटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इफेक्ट करने वाली सारी चीजें, कम ज्यादा, अंदर बाहर, कहीं से भी इफेक्ट कर रही है, वो सारी होती है आपके एनवायरमेंट का पार्ट, ठीक है। सो ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इट्स यूनिक एनवायरमेंट। देखिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एनवायरमेंट होगा। जरूरी नहीं है कि जो आपकी फर्म को अफेक्ट कर रहा है वो दूसरी किसी फर्म को भी अफेक्ट करेगा। सो जो आपकी फर्म को अफेक्ट कर रहा है वो आपकी फर्म का बिजनेस एनवायरमेंट है, जो किसी दूसरे फर्म को जो फैक्टर्स अफेक्ट करे वो उस दूसरी फर्म का बिजनेस एनवायरमेंट है, ठीक है। सो दिस इज द एनवायरमेंट। अभी हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है। सो बिजनेस एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज ऑपरेटिंग सिचुएशन। यानी कि किसी भी कंपनी को अफेक्ट करने वाले इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी होंगे उनको टोटली बोला जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि आपकी वर्किंग को, आपकी कंपनी की वर्किंग को जो अफेक्ट कर रहा है वो है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, resources and also assist in forming planning for the growth of organization। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक आप SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। ये क्या होता है, आप इसके थ्रू अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं कि आप समझेंगे पहले ये स्ट्रेंथ में S और W स्टैंड फॉर इंटरनल स्कैनिंग आपकी, ठीक है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के लिए और ये दोनों है आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को समझते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। फिर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बाहर एनवायरनमेंट में एग्जिस्टिंग है और क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या थ्रेट बाहर आपके लिए जो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं वो वहां पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप उन सब चीजों को समझ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर प्लान, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए यहाँ पे प्लान बनाते हैं। तो इसलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो चलिए, अभी आई गेस कि आपको समझ में आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। ऑल दोज फैक्टर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को
को अफेक्ट करते हैं, वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सो अब इसके टाइप्स को समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, दो तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। फर्स्ट है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब अंदर से अफेक्ट कर रहा है, कहां से अफेक्ट कर रहा है, अंदर से, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो है, जो भी फैक्टर है वो उनको इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बोला जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो फैक्टर आपकी कंपनी को, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक बार समझते हैं। पहला है वैल्यू सिस्टम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वैल्यू सिस्टम रहेगा। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी कंपनी के क्या मिशन है, क्या उसका विजन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड किए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वेदर इट इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। कॉर्पोरेट कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर क्या है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपके एम्प्लॉइज की क्या क्वालिटी है। लेबर यूनियन, लेबर यूनियन का क्या इफेक्ट है। फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब आपकी मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इन सबको फिजिकल रिसोर्सेज बोला गया। एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कि आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर पार्ट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मिलके इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कोई भी इनमें से एक एलिमेंट देके कि बताइए ये किसका पार्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किसका पार्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वेदर लेबर यूनियन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला वैल्यू सिस्टम, दूसरा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चौथा है कॉर्पोरेट कल्चर, पांचवा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, छठा है लेबर यूनियन और सातवां फिजिकल रिसोर्सेज, आठवां है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। यानी कि जो पर्टिकुलरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, पर्टिकुलरली सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उनको बोला जाएगा इंटरनल फैक्टर, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उनसे कि आपकी फर्म पे लेबर यूनियन का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली विद इन द इंटरनल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और सिर्फ आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये काफी हद तक विद इन कंट्रोल होता है, दिस इज विद इन कंट्रोल। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीका, पहला माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब ही क्या है, जो छोटे लेवल पे है, जो इमीडिएटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या क्या आएंगे, पहला आएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका आएगा कस्टमर ग्रुप आपका। तीसरा आपके कॉम्पिटिटर्स। चौथा मार्केट सप्लायर्स और पांचवा है आपके इंटरमीडिएट्स। तो ये पांच फैक्टर मिलके बनाते हैं आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट की क्या खास बात है, माइक्रो एनवायरनमेंट की खास बात ये है कि ये कुछ हद तक कंट्रोलेबल होता है, कुछ हद तक कंट्रोलेबल है। जैसे कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट यूनिक होता है, उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो एनवायरनमेंट भी काफी हद तक यूनिक होता है। यानी कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो एनवायरनमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मैच करे या ना करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से इफेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी तरीके से इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये है आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। फिर है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब आप बात कर रहे हैं बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। तो जो फैक्टर एक होल ग्रैंड लेवल पर इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोला जाएगा मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या क्या आएंगे इसमें आएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये सब एनवायरनमेंट आपके आ जाएंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। इनको ब्रीफली बोला जाता है पेस्टल के थ्रू। ठीक है, पेस्टल से आप याद रखेंगे, पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट एंड लीगल
एनवायरमेंट, ठीक है। सो ये जो 6 फैक्टर्स हैं ये हैं आपके मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट इज नॉट कंट्रोलेबल, ये बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं है, नॉट कंट्रोलेबल, और ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ अफेक्ट करता है। तो अब क्या याद रखेंगे, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, यानी कि ये सब फर्म्स को यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। जितनी भी फर्म्स हैं उनको कम ज्यादा हो सकता है इसका इन्फ्लुएंस, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी पर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार इसकी डिटेल समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका कीवर्ड है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही जो एलिमेंट है उनको बोला गया है इंटरनल एनवायरनमेंट। इट डील्स विद द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, values on which organization is built upon, structure of management, physical resources, human resources, financial resources, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ लेबर यूनियन भी इसका पार्ट आएगा, एंड लेबर यूनियन, ठीक है। सो इन सबसे मिलकर बना है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी संस्था के अंदर का एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड कल्चर एंड अदर इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी स्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग कॉस्ट, यानी कि आपकी पर्टिकुलरली आपकी संस्था से रिलेटेड सभी फैक्टर्स को यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है, सो दिस इज कंट्रोलेबल, ठीक है। इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप अपना मिशन चेंज कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके फिजिकल रिसोर्सेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपकी गुडविल पे है कि आपकी गुडविश पे है कि आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं डिजायरेबल अफेक्ट के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यहाँ पे पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये किन किन फैक्टर से मिलकर बना है? Micro environment consists of those factors which have a direct and intimate impact on the firm. Direct and intimate impact, और इसको कई बार टास्क एनवायरमेंट भी बोला जाता है। इट इज नोन एज टास्क एनवायरमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना। माइक्रो एनवायरनमेंट का नाम ही टास्क एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट को ही ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोला जाता है, और इसका फर्म पे डायरेक्ट और इंटीमेट मतलब क्लोज इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे सप्लायर्स हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फर्म्स हैं, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। सो माइक्रो फैक्टर नीड नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन एन इक्विवेलेंट मैनर। वेरी इंपॉर्टेंट, डू नोट कि एक इंडस्ट्री में सभी फर्म्स को ये एक तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। हो सकता है किसी फर्म पे इसका इफेक्ट पॉजिटिव हो, किसी पे इसका नेगेटिव हो, किसी पे इसका इफेक्ट मॉडरेट हो, किसी पे इसका इफेक्ट एकदम एक्सटेंसिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। इफ देर इज अ शॉर्टेज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन द कंट्री, अगर गेहूं के उत्पादन की कमी है, देन इट विल डायरेक्ट इम्पैक्ट द ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये किस इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा? ब्रेड मेकिंग को। नोट द टेलीकॉम इंडस्ट्री। यह क्या बताया है कि यह किसी भी मतलब इंडस्ट्री की सभी फर्म्स को एक तरीके से इफेक्ट नहीं करता, और सभी इंडस्ट्रीज को ये इफेक्ट नहीं करता। ये पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर किसी फर्म को यहाँ पे इफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब बड़े पैमाने का, तो जो पूरी कंट्री से, पूरी इकोनॉमी से, पूरे देश के सिस्टम से रिलेटेड होगा, वो होगा आपका मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट। सो सर्टेन फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्टर, एज, एजुकेशन, ये सब affect the industry as a whole and is known as a macro environment। यानी कि ये पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। उसमें हमने क्या देखा था कि जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री की सभी फर्म्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री की
सभी फॉर्म्स को अफेक्ट करेगा। इट इज नॉन एज जर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जर्नल एनवायरनमेंट किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो एनवायरनमेंट को जर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ की पॉइंट्स हम नोट करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो की, तो उसको बोला जाता है टास्क एनवायरनमेंट या फिर उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो की, सो मैक्रो को बोला जाता है यहाँ पे जर्नल एनवायरनमेंट। क्या बोला जाता है मैक्रो को बोला जाएगा जर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अफेक्टेड द इंडस्ट्री एज अ होल। जीएसटी के आने से इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को, सभी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर फर्म को, किसी एक दो ऑर्गेनाइजेशन को या एक दो इंडस्ट्री को इसने अफेक्ट किया, इसने पूरी की पूरी होल इकोनॉमी को ही अफेक्ट किया। सो जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन कौन से आते है अभी वो हम डिटेल में समझेंगे। सो मैक्रो एनवायरनमेंट के एनालिसिस को करने के लिए क्या यूज करते हैं, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट के एनालिसिस को, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर के एनालिसिस के लिए हम जो एनालिसिस फ्रेमवर्क यूज करते हैं उसको बोला जाता है पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस में हम देखते हैं कि P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S स्टैंड फॉर सोशल एनवायरनमेंट, T stand for technological environment, E stand for environmental factors and L stand for legal factors। तो चलिए एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पहला फैक्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी सरकार कितनी स्टेबल है। ऐसा नहीं कि हर साल में 2 साल में सरकार चेंज हो रही है। पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी, जो सरकार अभी रूलिंग पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी, उसके क्या प्रिंसिपल्स है। करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, देखिए टैक्सेशन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो आज की और फ्यूचर की टैक्सेशन पॉलिसी आपकी कैसी है, वो पार्ट आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेस, रेगुलेटरी बॉडीज मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करती हैं, उन बॉडीज, वो कौन सी बॉडीज हैं और उनका क्या प्रोसीजर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज कैसे हैं। गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, कितने टाइम तक गवर्नमेंट मतलब पावर में है, कितने टाइम में स्विच हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, एक लंबे समय तक एक ही गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है। थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर का इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं। वेदर दे आर डूइंग विलिंग टू वर्क फॉर द ग्लोबलाइजेशन, दे आर विलिंग टू वर्क फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दे आर विलिंग टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो वो किस एरिया में वहां पे फोकस करना चाह रहे हैं, ये है आपके पॉलिटिकल। जो तो मतलब जो भी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पॉलिसीज से रिलेटेड है, गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड है, जो भी आपका रिलेटेड टू गवर्नमेंट, हम याद रखेंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकार और सरकार की पॉलिसी से जो रिलेटेड है उसको बोला जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एनवायरनमेंट। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड, क्या सिचुएशन है इकोनॉमी की, वेदर इकोनॉमी इज like growing or whether economy is in loss or whether economy is like making heavy losses और पीछे जा रही है इकोनॉमी या आगे बढ़ रही है, आपकी जीडीपी की क्या पोजीशन है, वो आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर में। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, मार्केट मतलब मार्केट कैसी है आपकी इकोनॉमी की, कैसी ट्रेड साइकिल कैसा है, बूम है, डिप्रेशन है, स्टेबिलिटी है, कैसा चल रहा है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर, इंडस्ट्री से स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। कस्टमर्स और एंड यूजर ड्राइवर्स की, कस्टमर्स कैसे हैं। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, इकोनॉमी में इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि यहाँ पे आप परचेजिंग पावर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर कितनी है कंज्यूमर की। ठीक है, सो ये जो फैक्टर्स हैं ये है आपके इकोनॉमिकल फैक्टर। फिर आता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल में क्या आएगा, लाइफस्टाइल कैसा है आपकी कंट्री के लोगों का, डेमोग्राफिक कैसे है, डेमोग्राफिक में क्या आएगा, आपकी एज आएगी, आपका मेल फीमेल का रेशो कितना है, एजुकेशन आएगी, कास्ट आएगा, रिलीजन आएगा, ये सब आपका आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा। कंज्यूमर एट्रीब्यूट एंड ओपिनियन, कंज्यूमर का क्या एट्रीब्यूट है, ब्रांड कंपनी, टेक्नोलॉजी, इमेज। नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, एथनिक और रिलीजियस फैक्टर,
मीडिया, व्यू एंड परसेप्शन, ये है आपके सोशल फैक्टर्स, ठीक है। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी मतलब रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी की कोई भी देश कितना टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, कितना वहां पे रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन, कितनी अपग्रेडेशन हो रही है, मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी किस लेवल पे, वेदर टेक्नोलॉजी इज इन द प्रोग्रेसिंग स्टेज और टेक्नोलॉजी इज इन द मैच्योरिटी स्टेज, जहां पे आप हाई एंड प्रोडक्ट डिजाइन कर पा रहे हैं। फिर आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, कि जो आपकी कंपनी का कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, किस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे वो काम कर रहे हैं। इनोवेशन पोटेंशियल, की इनोवेशन कितना हो रहा है आपकी कंट्री में। आप देखेंगे कि हर रोज मोबाइल्स के नए नए सेट्स आ रहे हैं। अभी समझो कि सैमसंग गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं S22 आया, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि S23 आ गया, S24, तो ऐसे ऐसे क्या अपग्रेडेशन होगी। अभी आईफोन 13 से अभी आईफोन 14 आ गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजी एक्सेस, लाइसेंसिंग, पेटेंट। देखिए टेक्नोलॉजी को कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, कितने पेटेंट आपकी कंट्री के पास है, कितने लाइसेंस आपकी कंट्री के पास है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट्स कितने आपके पास, आपकी कंट्री के पास अवेलेबल है। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं ना पेस्टल एनालिसिस के फैक्टर की, तो हम बात कर रहे हैं एक पूरी कंट्री की, एक पूरी इकोनॉमी की यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लीगल फैक्टर्स, लीगल एनवायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स है। तो पहला है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज, जैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बने हुए कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सो जो भी आपकी कंट्री के स्पेसिफिक लॉ बने हुए, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन एक्ट 2002 बना हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉ, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड किस तरह की ट्रीटीज में आपकी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड किस टाइप के लॉज आपकी कंट्री फॉलो करती है, रीजनल लेजिस्लेशन, धार्मिक लेजिस्लेशन, धार्मिक कानून कितने बने हुए हैं। सो ये सब है आपका लॉ का पार्ट, लीगल एनवायरमेंट का पार्ट। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल में क्या आएंगे, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इशू, जस्ट लाइक कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ड्रॉप हो रहा है, तो दिस इज अ मेजर कंसर्न स्पेशली फॉर द NCR रीजन। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, की कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं पे टाइफून्स आ रहे हैं, तो आपकी कंट्री की सिचुएशन कैसी है उस रिगार्डिंग। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग कैसे लेजिस्लेशन, कैसे लॉ आपके यहाँ बने हुए हैं। इंडिया की बात करते हैं, वाटर एक्ट बना हुआ है, एयर एक्ट बना हुआ है, इस तरह से आपका और भी बहुत सारे लॉज एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। फिर आपका एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन की हम बात करें कि किस टाइप की एनर्जी किसी देश में कंज्यूम की जा रही है, वेदर यू आर ऑन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और डिपेंडेंट ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे सोलर एनर्जी पे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर कंसर्न फॉर एनी कंट्री। तो यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी कंट्री में वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द पेस्टल एनालिसिस। हमने देखा पॉलिटिकल एनवायरमेंट के फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के फैक्टर, सोशल एनवायरमेंट के फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल के एनवायरमेंटल फैक्टर और लीगल एनवायरमेंट के फैक्टर, इन सब फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, आपको कोई फैक्टर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किससे रिलेटेड है, वेदर इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, किससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। देखिए पेस्टल का एक इम्पॉर्टेंट आपका एनवायरमेंट आता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे डिटेल में इसको दिया गया है। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है, जो कि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन से रिलेटेड है। द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। देखिए होल इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आप भी उसी इकोनॉमी का ही पार्ट है, आप भी उसी देश में काम कर रहे हैं। सो आपको जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो आपकी इकोनॉमिक एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको लेने पड़ेंगे। सो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंक्लूड्स ब्रॉड फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इसमें, just like structure and nature of the economy, the stage of development of the economy, economic resources, the level of income of the economy, the distribution of income and assets among citizens, linkage with the global economy and economical policies.
So these are some factors that are parts of their economic environment. Economic factors are important because they are directly related to the goods, services and consumer. इनको स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर से, गुड्स एंड सर्विसेज से एकदम डायरेक्ट रिलेट करते हैं. देखिए कोई भी बंदा बिजनेस करता है वो क्या करेगा, वो आइदर गुड्स और सर्विसेज की मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा या सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा. किसको प्रोवाइड करेगा? कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा. सो इन तीनों ही फैक्टर से रिलेटेड हमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट को समझना जरूरी है. दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ द बिजनेस इज एबल टू ऑपरेट इन इट्स कंट्री. ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि अब बिजनेस किसी भी इकोनॉमी में कैसे भी, किसी भी कंट्री में कैसे ऑपरेट कर सकता है. यानी कि देखिए आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की हम बात करें, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास एबुडेंसी में अवेलेबल होंगे तो आप बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे. द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, किस स्टेज से निकल रही है इकोनॉमी, ठीक है. द लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी, अगर अमीर इकोनॉमी है आपकी, रिच इकोनॉमी, तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर्स के लिए बना सकते हैं वहां पे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स अमंग सिटीजन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपकी इकोनॉमी में तो आपको किस ग्रुप को कैटर करना है, हाई इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को, लो इनकम ग्रुप को. तो ये सब डिसीजन आप अपने इकोनॉमिक एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लेते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए पढ़ते हैं इसका एनवायरमेंट का एक टाइप, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एनकम्पासेस फैक्टर्स सच एज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है, आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स जो है, लाइक प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. यानी प्राइमरी किसको बोला गया? एग्रीकल्चर को. सेकेंडरी बोला गया आपके इंडस्ट्रियल को. टर्शरी बोला गया सर्विस सेक्टर को. तो उसमें किस इकोनॉमी स्ट्रक्चर किस तरह से डिसाइड होगा कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर है. सो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे टर्शरी सेक्टर का, ठीक है. नेक्स्ट इसका कंपोनेंट आएगा इकोनॉमिक सिस्टम. पहला हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है किसी भी इकोनॉमी में. इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम आर द मीन बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए यहाँ पे आपका जो कीवर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है, इकोनॉमिक सिस्टम में का कीवर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. रिसोर्सेज किसके हाथ में है, कमांड किसके हाथ में है यहाँ पे, वो डिसाइड करेगा आपकी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है. पहला है प्लान्ड, दूसरा है मार्केट इकोनॉमिक और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन अ प्लान्ड इकोनॉमी ऑल डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरीज, इन्वेस्टमेंट, प्राइस आर मेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट. प्लान्ड इकोनॉमी में सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? ये होगा गवर्नमेंट ड्राइवन. सारे के सारे डिसीजन यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है. सो गवर्नमेंट ऑन्स मीन ऑफ प्रोडक्शन. मीन ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से आपके जो ये आते हैं आपके मैन, मशीन, मटेरियल, कैपिटल, ये सब आते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके अधिकार में होते हैं? गवर्नमेंट के अधिकार में होते हैं. तो आप याद रखेंगे प्लान्ड इकोनॉमी की जब भी बात करेंगे, प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग करती है गवर्नमेंट. इसको ऐसे याद रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल टू दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी चाइना है, नॉर्थ कोरिया है. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी है जहाँ पे सारे डिसीजन यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है. सो इट इज ऑल्सो इक्वेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म. इसको सोशलिज्म भी बोला जाता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है. सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट. मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में ये क्या है? ये है फ्री इकोनॉमी और इसको बोला जाता है कैपिटलिज्म. यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कर रहा था? गवर्नमेंट कर रही थी. लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाता है और मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं
कि हमें क्या, कितना और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होता है। सो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम एंड इट कैन बी टर्म्ड एज लेज़ फेयर सिस्टम। इसको मार्केट इकोनॉमी को क्या बोला जाएगा? लेज़ फेयर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। लेज़ फेयर सिस्टम किस इकोनॉमी को बोला जाएगा? ये बोला जाएगा आपकी मार्केट इकोनॉमी को। मार्केट इकोनॉमी को और क्या बोला जाएगा? फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे इसके कीवर्ड है, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? फ्री इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म, या फिर इसको बोला जाता है लेज़ फेयर इकोनॉमी, ठीक है, लेज़ फेयर सिस्टम। क्लियर? फिर आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो प्लान्ड और मार्केट दोनों का ही मिक्सचर होगा, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करेगी और मार्केट पावर और मार्केट फोर्सेस भी यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी एनविसेस द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड प्राइवेट सेक्टर और अंडरटेकिंग्स। की एस्टेब्लिशमेंट आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ सेट्स नॉर्म रेगुलेशन फॉर द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर। जो मेजर नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की एस्टेब्लिशमेंट है या नेशनल इंपॉर्टेंस के सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया में है, रेलवे वगैरह है, आर्म है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सब गवर्नमेंट के अधिकार में होते हैं और बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स रेगुलेशन वहां पे खुद बनाती है, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी एक्सेप्टेड अ मिक्स्ड सिस्टम वेयर गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड हैंडल की एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। गवर्नमेंट के पास आ गए आपके जो इम्पोर्टेंट की सेक्टर्स थे, और वेयर एज रेस्ट विल बी हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे अगर दोनों ही की हम बात करें, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। सो इंडिया में कैसी इकोनॉमी है? इंडिया में है मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दो पॉलिसीज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू से रिलेटेड है, जो रिलेटेड है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू से रिलेटेड, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा फिजिकल पॉलिसी। When the government decided on the goods and services it purchases, the transfer payments it distributes and or the taxes it collect it, and it is engaging in fiscal policy। जब गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है कि इसको कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, किसको पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, और टैक्सेस क्या लगाने चाहिए, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी की। तो फिजिकल पॉलिसी का एग्जाम्पल है जीएसटी का लगाना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का यहाँ पे लगाना। तो टैक्सेशन पॉलिसी, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्योंकि देखिए आपको इसको रिलेट करना है, हमने जो पहले पढ़ा है उससे, क्योंकि ये रिलेटेड है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू से। और गवर्नमेंट को रिवेन्यू किससे आता है? रिवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करती है टैक्स से। यहाँ पे टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को रिवेन्यू अर्न होता है। तो जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के कमाई से रिलेटेड है उसको बोला जाएगा फिजिकल पॉलिसी। और सिंस टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज अ रिवेन्यू, so taxation policy is the part of fiscal policy. Fiscal policy is sometimes referred to as budgetary policy of the government. इसको क्या बोला जाता है? budgetary policy भी यहाँ पे बोला जाता है, which involves the government manipulating its level of spending and tax rate within the economy। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? अपना स्पेंडिंग का लेवल यहाँ पे बार बार मैनिपुलेट करती है और टैक्स रेट डिसाइड करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हर साल बजट पेश होता है। जब बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसमें बजट में क्या बताती है? गवर्नमेंट यही तो बताती है कि इस साल गवर्नमेंट इतना खर्चा इस सेक्टर में करने वाली है, और उसके साथ आपको नए टैक्स रेट भी दिए जाते हैं और कई बार सेम टैक्स रेट भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू द योर बजटरी और फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का ही नाम है बजटरी पॉलिसी। तो कहीं पे ये आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ये।
फिस्कल पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी अदर एक्सपेंशनरी और दूसरा आपकी कॉन्ट्राडिक्शनरी। एक्सपेंशनरी क्या होती है? एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, कॉन्ट्राडिक्शनरी का मतलब होता है घटाना। सो इट कैन आइदर बी एक्सपेंशनरी with the aim of increasing economic activities by increasing government spending और decreasing taxation। यानी कि एक्सपेंशनरी का दो ही मतलब है, पहला है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, और दूसरा क्या है इसका, आप टैक्स कम कर रहे हो, यहाँ पे टैक्स कम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। फिस्कल पॉलिसी कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब घटा रहे हैं वहां पे, विच एम्स टू डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटाना, डिक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इंक्रीजिंग टैक्सेशन और डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल यहाँ पे कम कर दिया। कैसे कम कर दिया आपने आइदर टैक्स को यहाँ पे बढ़ा दिया है और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, यानी कि जो गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है, कभी 70,000 करोड़ का, कभी 75,000 करोड़ का, कभी 55,000 करोड़ का, तो आप देखेंगे कि हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बढ़ा के ही बजट ला रही है। तो यहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करिए। अगर गवर्नमेंट किसी साल घटा के बजट लेके आती है तो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर रही है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल एंड मॉनेटरी। अक्सर इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिस्कल आपने समझ लिया, जो गवर्नमेंट के खर्चे से और खर्चे एंड कमाई से रिलेटेड है, कमाई से रिलेटेड है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए ये किसकी थी, ये पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी किसकी थी, फिस्कल पॉलिसी थी आपकी गवर्नमेंट की, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, आपके सेंट्रल बैंक से, यानी कि आरबीआई। अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू योर आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इन मैटर ऑफ, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कितना होगा इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, और क्रेडिट कितना अवेलेबल करवाया जाएगा। यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड बात करेगा, सप्लाई ऑफ मनी से बात कर रहा है, वो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। इट इज थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम बैंकिंग यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे कि किन के थ्रू इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है। सो आरबीआई इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट टू चेक इन्फ्लेशन, यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन बढ़ने पर ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इंटरेस्ट रेट को जब इंक्रीज करेगा तो लोग लोन यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लेके खर्चेंगे नहीं, तो लोग लेके खर्चेंगे, अगर खर्चा नहीं करेंगे सो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा डिमांड को। रिड्यूस करने से डिमांड अगर कम हो गई तो इन्फ्लेशन अपने आप डाउन आ जाएगा। सो दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, आरबीआई से। आरबीआई किसके लिए करता है ये, इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इन सबसे रिलेटेड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन सबसे रिलेटेड फील्ड के लिए ये आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी हम और समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे और फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आपके इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है। पहला है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज, इसका क्या इफेक्ट है ये समझते हैं। इट इज यूज टू सी वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग। देखिए अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है
तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग। लेकिन अगर आपकी जीडीपी यहाँ पे कम हो रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी यहाँ पे डाउन में जा रही है, ग्रो नहीं कर रही है। दूसरा है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हम यूज करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, जब आप किसी दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आपका टैक्सेशन, किसका पार्ट है? यह पार्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी का। चेंज इन टैक्सेशन कुड मीन बिजनेसेस आर गिविंग अप मोर ऑफ देयर अर्निंग्स, यानी कि आप टैक्सेशन में जब भी चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट है उन पर इफेक्ट आता है इसका, क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा होगा तो आपके प्रॉफिट वहां पे कम हो जाएंगे। अगर आपकी टैक्स की रेट कम होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपके पास जो बचेगा टैक्स देने के बाद वो ज्यादा बचेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, इसके थ्रू कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी के। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन कैन लीड टू लेस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड लोअर प्रॉफिट, यानी कि अगर किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो वहां पे क्या होगा? लोग कम खरीदारी करेंगे क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होगा, और वहां पे कम खरीदारी होगी तो ऑब्वियसली बिजनेस फर्म्स जो उनको प्रॉफिट्स कम होंगे। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इट कैन बी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रिक्शनरी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट और सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ पे इसको मैं बोलूंगी सप्लाई ऑफ मनी को यहाँ पे ये अफेक्ट करती है। तो दीज आर सम इकोनॉमिक फैक्टर जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए एक बार क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस क्या है? खरीदना और बेचना बिजनेस है। एनवायरनमेंट क्या है? सभी फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट्स सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इसको समझना क्यों जरूरी है? इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, थ्रेट का पता चलता है, आपकी कमियों का पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा? विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट कुछ हद तक कंट्रोलेबल होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं होता है। इसके हमने सब पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर हमने पढ़ा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है? टास्क और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बोला जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है? जनरल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। कौन सा एनवायरनमेंट आता है? पेस्टल हमने पढ़ा। पेस्टल के अंदर डिफरेंट 6 एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सब फैक्टर्स आते हैं, उनके बारे में हमने समझा। फिर हमने समझा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? जो देश के जो देश की इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, जो कंट्रोलेबल नहीं होता है, जो आपकी स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताता है आपके डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का। फिर आपका आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताता है? आपके रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि रिसोर्सेज किसकी कमांड पर है? आपकी गवर्नमेंट की कमांड पर है, मार्केट के फैक्टर्स के ऊपर है, या फिर आपका मिक्स सिस्टम आपकी कंट्री में फॉलो हो रहा है। फिर आता है, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो चलिए अभी हमेशा की तरह एक बार प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पढ़ा है, सो दैट हमें पता चल पाए कि पहले इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ। ये किसका टाइप है? क्या ये टाइप है इकोनॉमिक सिस्टम का? क्या ये टाइप है इकोनॉमिक कंडीशंस का? क्या ये टाइप है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, या नन ऑफ द अबव? तो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताता है? इकोनॉमिक सिस्टम आपका बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज किसकी कमांड पे है, ये अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये टाइप है आपका इकोनॉमिक सिस्टम का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज institution, organization and policy mechanism by which the people of a country manage and utilize the country's resources to obtain the things they need. रेफर टू, देखिए इसका की वर्ड हमने यहाँ पे ढूंढ रखा है, कंट्री के रिसोर्सेज।
जब भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है, ना ही इकोनॉमिक्स की बात हो रही है ना इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स क्या होता है? दिस इज द स्टडी ऑफ पीपल ऑन देयर वर्क। इसमें क्या किया जाता है कि काम पे लोगों को स्टडी किया जाता है कि इसमें उनको क्या परेशानी आ रही है, क्या उनको दिक्कत आ रही है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है उनकी वर्किंग कंडीशंस को चेंज करके। तो ये जस्ट फॉर आपकी जानकारी के लिए था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। फिर आपका आएगा विच इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज which redefine the boundaries of global business। ग्लोबल बिजनेस की बाउंड्रीज को कौन रीडिफाइन करता है? क्या कल्चरल वैल्यूज से रीडिफाइन होती है बाउंड्रीज, क्या सोसाइटी से, क्या टेक्नोलॉजी से, क्या इकोनॉमी से? तो इस क्वेश्चन पे हम 2 मिनट के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुकेंगे और इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। Dash is the application of knowledge which redefines the boundaries of global business। यानी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम आज इंडिया में बैठे कहीं से कुछ भी, इंडिया में बैठ के आप कहीं से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी आप सेल कर सकते हैं, इवन यहाँ से बैठे बैठे सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है अभी कि हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a form of risk that arises from the change in price of one currency against another। उस रिस्क को क्या बोला जाएगा? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा, आप बताइए उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा करेंसी रिस्क, और इसको बोला जाता है एक्सचेंज रिस्क भी। एक्सचेंज रिस्क, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के लिए एक्सचेंज वहां पे करते हैं। तो जिस रेट पे वो एक्सचेंज होती है, अगर उसके प्राइसेस में चेंज आता है तो आपका बिजनेस वहां पे इफेक्ट होता है। उस रिस्क को बोलते हैं हम लोग करेंसी रिस्क। तो चलिए एक बार इसके सभी रिस्क को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्या होता है? आपने किसी को कुछ बिजनेस किया, उसने आपका पैसा वापस नहीं किया, यानी कि उसने ना तो आपका काम किया, ना तो आपका काम किया, बदले में आपका काम किया, और ना ही आपको पैसा वापस किया, ना ही आपकी पैसा वापस किया, ना ही पैसा वापस किया। तो उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट रेट का घटना या बढ़ना। देखिए एज ए इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे कि आप चाहोगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन एज अ बोरोवर आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। तो आपकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग दिस अफेक्ट्स यू। करेंसी रिस्क हमने समझ ही लिया है कि आप एक से ज्यादा देशों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उनको वहां की करेंसी में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो अगर करेंसी की कीमत कम ज्यादा होती है तो ये आपका एक्सचेंज रिस्क या करेंसी रिस्क कहलाता है। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है? किसी भी देश में महंगाई का बढ़ना, महंगाई का बढ़ जाना या महंगाई का कम होना, महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है, बढ़ जाना या कम होना। देखिए इन्फ्लेशन जहाँ पे आएगा तो महंगाई की इंक्रीज की ही बात करता है, कम होता इन्फ्लेशन तो कहीं पे सुनने में भी हार्डली आता है। सो अगर आपने कहीं पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट की है और वहां पे इन्फ्लेशन आ गया है, और या फिर आपने कहीं पे कुछ जस्ट कहेंगे कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और वहां पे उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, तो वहां पे आपके बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ये तो अभी आप खुद बताएंगे, इसको मैं पेंडिंग छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार आपको करवाया है। सो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है मैक्रो एनवायरमेंट को और क्या बोला जाता है, ठीक है। लेजिस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। देखिए अब भी हमने ये किया था जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे, तो लेजिस फेयर पॉलिसी किस सिस्टम में अडॉप्ट की जाती है? जहाँ पे लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है? नो इंटरफेयर।
लेजिस फेयर का मतलब क्या है? नो इंटरफेयर, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं है। तो ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक। चलिए बताइए, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम किसको बोला गया है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम किसको बोला गया है? मिक्स तो आपको पता है, कम्युनिस्ट हमने नहीं किया है तो कम्युनिस्ट को छोड़ देते हैं, कम्युनिस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों का मिक्सचर होता है। सोशलिस्ट क्या है और कैपिटलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार है, और कैपिटलिस्ट मतलब यहाँ पे फ्री और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, मार्केट और फ्री इकोनॉमी है। सो जब फ्री की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, इसमें मार्केट इकोनॉमी को इसको बोला जाता है लेजिस फेयर सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर। लेजिस फेयर किसको बोला जाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड रिवेन्यू से। किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड रिवेन्यू से। तो इसका क्या काम है, क्या काम नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या काम नहीं है? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल काम है गवर्नमेंट का। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिल्कुल आप कोशिश करते हैं कि आपके देश में इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके देश में प्राइस स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। देखिए हमने पढ़ी दो तरह की पॉलिसी, हमने एक पढ़ी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पढ़ी हमने मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे इसको। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो काम करती है गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस लिए करती है? इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए। तो ग्रोथ करने के लिए वो क्या चाहेगी? एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनइक्वालिटी कम हो, प्राइस वहां पे स्टेबल रहे। लेकिन लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएगी? लिक्विडिटी तो पैसे से ही बढ़ेगी, और पैसे से रिलेटेड क्या है? आपकी मॉनिटरी पॉलिसी। सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, टू इंक्रीज और डिक्रीज द लिक्विडिटी और मनी सप्लाई की। जब भी हम बात करेंगे लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई किसका काम है? मनी सप्लाई काम है आपका आरबीआई का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, और ये बिजनेस एनवायरमेंट, इसके डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर सब पार्ट्स आते हैं, इनसे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से एक दो बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।